तो मेरी जो शिक्षा हुई, जब मैं अपने घर में हूं तो अपने घर के सदस्यों से बात कर रहा हूं, तो वो हाई स्कूल था, कुसुमटी स्कूल था। उसमें से गोपाल जी भी वहीं पढ़े, IAS बने, मधु जी भी बोर्ड बने पढ़ी। तो मैं वहां से अपना जीवन स्टार्ट किया। 1977 में जब शांता कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो एक सचिव हड़ताल हुई, पूरे स्कूल बंद हो गए। तब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हम भी उस हड़ताल में शामिल हो गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में PUC की क्लास थी। अब जब 10th के पेपर देते थे तो माता जी कहते थे कि काम करो, उसमें एक रिवाज था। अब 75 80 की बात है, नौकरी करो। तो कईयों को मेरे राजनीतिक जीवन के साथ मेरे और व्यक्तिगत जीवन का भी नहीं पता होगा, खासकर पत्रकार बंधुओं का। तो अभी ब्रॉडकास्ट में एक इंक्वायरी है PWD की, टाई 4 के नीचे को। उस इंक्वायरी में मैं सुपरवाइजर लग गया। क्या लग गया? सुपरवाइजर। तो उसमें हमें दिहाड़ी क्या मिलती थी? 6.25 रुपए। तो 180 रुपए महीने के मिलने। तो हमने सब लड़कों ने जाकर, उसमें रिटे सिनेमा होता था, 1 रुपए 70 पैसे की टिकट होती थी, सिनेमा देखते थे। 3 महीने नौकरी लगने के बाद फिर PUC में आ गए। PUC में आने के बाद हम यहाँ आए तो मैंने यहाँ CR का इलेक्शन लड़ा। अब मेरा काम मेरे स्वभाव में था। तो कॉलेज में, डे कॉलेज में था, तो मैंने सोचा कि अब इतने पैसे उसमें मिलते भी नहीं थे। तो मैंने एक शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वाटर कंप्लेंट की नौकरी की। उसमें क्या होता था कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपने पानी की शिकायतें आती थी, मेरे पानी नहीं आ रहा है, यहाँ है पानी नहीं आ रहा। उसमें पानी की बड़ी समस्या होती थी। और शाम को 6 से 9 बजे फिर होती थी। तो वो लेके हमें पैसे मिलते थे और हम अपना खर्चा चलाते थे। ये जीवन में हमारे स्वभाव में था। PUC की यूनिवर्सिटी की फीस भी भरी है, इनके MSc की फीस भी मैंने भरी है। तो समय के थे तो मैं काम करता था और CR बना PUC में। उसमें PUC होती थी +1 स्टार्ट था। फर्स्ट ईयर में भी CR बना और सेकंड ईयर में मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का जनरल सेक्रेटरी बना। एक ही कॉलेज हुआ करता था जहां ठियोग से, चौपाल से, सब करसोग से, सब जगह से बच्चे आते थे और हम सब लोग, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी बना। फिर मैं एक प्रेसिडेंट बना कॉलेज का। जो कमिश्नर थे अभी हमारे लॉ, जोगिंदर चौहान जी, उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा और मैं यहाँ प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट बनने के बाद एक दूध की एजेंसी हमें मिली, हम उसमें दूध भी बेचने लगे सुबह। और उसी समय मुझे कांग्रेस पार्टी के स्टेट का NSA का प्रेसिडेंट बना। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में लॉ में जब मेरी एडमिशन हुई तो DR बना मैं। DR होता है डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। और अगली बार भी मैं इलेक्शन लड़ा तो चुनाव हार गए प्रेसिडेंट का। ये हमारे रणधीर शर्मा जी अभी बिलासपुर से MLA बने, ये भी हार गए। हम दोनों इकट्ठे लड़े। वहां SFI कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी चुनाव लड़े, चुनाव जीते। तो उस समय 92-93 की बात है, काउंसलर के चुनाव आ गए। काउंसलर के चुनाव से पहले एक बड़ी विचित्र बात हुई कि 85-86 में कारपोरेशन शुरू हुई। हमने यहाँ छोटा शिमला से एक इंडिपेंडेंट खड़ा किया, यशपाल गुप्ता जी को। और जो पुराने साथी यहाँ खड़े हैं उनको हमने चुनाव लड़ाया और मेयर का यहाँ हम चुनाव जीते। फिर मैं खुद काउंसलर का चुनाव लड़ा और मैं काउंसलर छोटा शिमला से बना। तब ये सचिवालय यहाँ राजभवन से लेकर ये हमारा पिछला वाला रेस्ट हाउस से लेकर नीचे तक हुआ था। मजीठा हाउस, साधना घाटी, सारे नाम मुझे, विकास नगर, ये सब लोग आप लोग जानते हो। फिर मैं काउंसलर का चुनाव लड़ा 98 में। मैं फिर काउंसलर का चुनाव लड़ा। 2003 में मुझे कांग्रेस पार्टी से विधायक बनने का मौका मिला। उससे पहले मुझे यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना
और मेरा घर 50 साल यहीं से, छोटा शिमला से, मैं इसलिए आपके बात कर रहा हूं। तो सचिवालय मेरे घर की तरह है, सचिवालय में करने वाले कर्मचारी भी मेरे घर की तरह। मैं अपने जीवन काल के जिस भी मोड़ पर रहा, उसमें ऐसा होता था कि नौकरी की बड़ी बात होती थी। हमारी माता जी भी कहती थी नौकरी लग जाओ फटाफट, आप फटाफट अपनी नौकरी का इंतजाम कर दो, आपकी सरकार है। होता ना कि घर में नौकरी, मेरी बहन नौकरी सरकारी लगी, वो भी मेरा सब बड़े भाई एयरफोर्स में चले गए, तो मैं बेला रह गया। तो बोलते इसने कुछ नहीं करना है, माँ बाप को बोलते इसने कुछ नहीं करना है। तो काउंसलर बन के भी कुछ नहीं होता है। और जब मैं MLA बन गया तो मेरे उसके बाद मेरे पिताजी का ध्यान बढ़ गया। हम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, NSA का अध्यक्ष स्टेट का, फिर 10 साल में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर 10 साल में MLA रहा। जब मैं MLA नहीं रहा तो इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनने का मौका दिया और मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना। 2017 में मैं MLA बना और 40 साल बाद मुझे इस चुनावों में वीरभद्र सिंह जी के देहांत के बाद 40 साल तक वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे और मुझे ये मौका मिला और मैं एक आम परिवार से उठकर आज आपके बीच में एक मुख्यमंत्री के तौर पर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? यानी कि मन में अगर आपके भाव हो, दृढ़ संकल्प हो और लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य प्राप्त करना। मैं कभी मंत्री नहीं रहा जिंदगी में, और 10 साल में काउंसलर रहा, उसमें बड़ी कमेटियां बनती थी, मैं कभी कमेटियों का सदस्य भी नहीं बनता था। उस समय भी मैं बोलता था मैंने नहीं बनना, बनाते थे मुझे, मैं नहीं रहा। पर मेरे मन में एक निश्चय था, स्वभाव में काम था, सेवा मेरे दिल में थी। तब हमको तो जब हमारा समय था तो लड़कियां बेचारी केली नहीं जाती थी, उनके साथ भेजा जाता था, एक लड़का जाए उनको ऊपर तक छोड़ाए। उस समय का समय बता रहा हूं मैं ये। तो हमने निश्चय किया कि हमने राजनीतिक जीवन को अपनाना है। राजनीतिक जीवन का मकसद क्या था? पैसा कमाना नहीं था, सेवा भाव थी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन में, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। हमारी पहुंच आम आदमी तक पहुंचे, हमारी पहुंच गरीब की आवाज को सुने, ये हमारी ताकत आपके माध्यम से होगी। 3 महीने के बाद जो बजट आएगा, आप पाएंगे कि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस परिवर्तन के दौर में समाज के जो वंचित वर्ग है वो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अपने घर सचिवालय में नहीं आया। मैं कहां गया? मैं उन 6000 बच्चों को, जिनके मां नहीं है, बाप नहीं है, किस प्रकार की जिंदगी जीते, मैं उन्हें देखने गया। क्या पाया? उनसे सीखा कि वो किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं। एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, तीसरा बेड। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उनके भाव को सीखा। मैंने आके चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। बड़े भारी नियम, बड़े भारी कागज, कि ये कागज, वो कागज, ये कागज। मुझे बड़ा दुख हुआ। मकसद, उद्देश्य सेवा करने का, हमने सब कागज किए। और मैं सोशल वेलफेयर के अधिकारी, चाहे वो सुधा मैडम है या वो जो सोशल वेलफेयर के और अधिकारी थे, उनका साथ लिया, एक योजना बनाई। 2 साल में उनके जो रहने वाले घर होंगे, जैसे चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होगा वैसे उनके कमरे होंगे। वैसे सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनका पिता है। फिर बजट की बात आई, हम ऐसा करते, हम ऐसा करते। हमने कहा कुछ नहीं करना, आप 100 करोड़ रुपया इस कोष में रखिए। ये उन अनाथ बच्चे और एकल नारी
और जो अपंग बच्चे, उनके लिए 100 करोड़ रुपए का, 101 करोड़ रुपए का सुख सहायता कोष बनाया, आश्रय कोष। उसमें क्या फैसिलिटीज है? वो किसी भी स्कूल में जिस तरह अपना बच्चा पढ़ता है उस प्रकार की सुविधाएं हैं। और जब वो सर्दियों में एलटीसी में आप घूमने जाते हैं, उनको हमने तय कर दिया है कि उनको 3 स्टार में जाएंगे, जिस प्रकार अपने बच्चे को ट्रेन में 2nd क्लास में जाते हैं, बाई एयर जाएंगे और हर साल 15 दिन वो अपने सुख के साथ वहां जाएंगे और उनके साथ जाएंगे। और मुझे खुशी है कि जहां सरकार के पैसे की बात नहीं है, और लोग भी उसमें दान कर रहे हैं। मैंने अपनी पहली पे और सभी विधायकों को कहा कि 1-1 लाख रुपया अपनी इस पहली पे का इस पुण्य कार्य में करें। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको ये महसूस ना हो हम भी तो अपने बच्चे पालते हैं, अपने बच्चों के बाद हम उनका कैसे ख्याल रखते हैं उस ढंग से। वो इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, IIT में जाना चाहेंगे, MBBS के डॉक्टर बनेंगे, ट्यूशन बनेगी, सब सरकार देगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको ये महसूस ना हो कि उनका इस जीवन में कोई नहीं है, सरकार है। ये हमारा दृष्टिकोण है। आने वाले समय में ऐसी महिलाएं जो समाज में पिछड़ चुकी है, जो विधवा हो चुकी है, जो अपना जीवन यापन भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, उनके लिए भी हम योजनाएं लेके आए। समाज का कौन सा वर्ग वंचित है, पहले उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं और उनके लिए योजनाएं हम बजट में लेके आएंगे। बजट का मैं खुलासा नहीं कर सकता, पर सचिवालय वालों को सब पता होता है, क्योंकि आपके सब अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी है। इसलिए हम हमारी सहजता और हमारे संवेदनशीलता उस समाज के उन वर्गों के लिए है जो गांव में रहते हैं। गांव की आर्थिक की स्थिति कैसे मजबूत हो, 90% से लेकर लोग हम गांव में रहने वाले लोग हैं। शिमला हमारा दूसरा घर है, धर्मशाला हमारा दूसरा घर होता है, पर हम गांव में जरूर रहते हैं, गांव की जड़ों से जरूर जुड़े होते हैं। गांव में हम खेती बाड़ी भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम चाहते हैं कि गांव की आर्थिक व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारे साधन बढ़ेंगे। हमने कहा कि गांव का किसान प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे जाए, तो हमने पशुपालन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक नीतिगत फैसला किया कि जो गांव में गाय पालने वाला है, गाय को छोड़ देते हैं, भैंस को छोड़ देते हैं, जब अपना मतलब निकल गया तो छोड़ दिया, पर उनको कैसे हम उनकी भी कैसी सेवा की जाए। हमने एक योजना लेके आ रहे हैं जो आने वाले समय में आपको प्रत्येक गांव का जो पशुपालक होगा, हम गाय का दूध, हमने गारंटी योजना के तहत कहा कि 10 किलो हम गाय का दूध सरकार खरीदेगी। और रेट क्या देगी? हम फैट से नहीं रेट देंगे, हम 80 रुपए किलो के हिसाब से गाय का दूध खरीदेंगे। अब बाजार में कितने का बिकेगा? वो तो 60 का ही बेचेंगे, लेकिन 80 रुपए क्यों देंगे? और भैंस का दूध हम 100 रुपए किलो के हिसाब से देंगे। क्यों देंगे? हम हजारों करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज को लाने के लिए देते हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम पैसा खर्च नहीं करते। मैंने पाया है, महसूस किया है, गांव की माताएं, गांव के हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो सुबह दूध दूधते हैं, फिर भी उनको सस्ता दूध बेचना पड़ता है। हमने कहा कि इनकी एक इश्योर्ड इनकम हो, परमानेंट इनकम हो। अगर 80 रुपए के हिसाब से हम 10 किलो दूध रोज सरकार खरीदती है तो 800 रुपए का दूध एक दिन का होगा और महीने का 24,000 का होगा। और भैंस का दूध कितना होगा? 100 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए का 30,000 रुपए। जब 30,000 और 24,000 रुपया काम करने के बाद उस परिवार को मिलेगा, उसका जीवन भी अच्छा उज्जवल होगा और वो गाय भी पालेगा, भैंस भी पालेगा, नेचुरल खेती की तरफ भी जाएगा। तो हजारों करोड़ रुपया हमारा नेचुरल खेती की तरफ जाता है। कई लोगों को ये सपना लगता है, लेकिन हम अपने कर्तव्य का पालन करना भी जानते हैं और दायित्व निभाना भी जानते हैं।
अब रही कल हमारी कैबिनेट बैठक। अब जो सीनियर है मेरे समय के, उनको तो सबको पेंशन मिलती है, जैसे गीता जी होगी, मधु जी होगी। जो बेचारे नए आए हैं, जिनके 2003 के बाद आए, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो जिनको पेंशन मिलती है वो तो थोड़े से अकड़ में रहते हैं ना कि हमें तो मिलनी है, हमें तो मिलनी है। लेकिन पेंशन कारण क्या था? अर्की में हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, मैंने पहली बार कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में लाए। क्यों कहा? ये नहीं कि आपसे हमको वोट चाहिए था, ये नहीं कि आपसे हमको ये चाहिए था कि आप वोट डालेंगे, ये नहीं था मकसद। मकसद था सामाजिक सुरक्षा देना, स्वाभिमान देना। क्या था? स्वाभिमान क्यों देना आपको? वो स्वाभिमान क्योंकि अब परिवार जो है जनरेशन चेंजिंग की तरफ जा रहे हैं। पहले लड़की को छोड़ने के लिए लड़का जाता था, आजकल लड़कियां बिहारी इतने चले गए हैं कि जनरेशन चेंजेस आ गई है। तो आजकल बच्चे कभी अमेरिका चले जाते हैं, फिर आते नहीं है, बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर आपको इकट्ठा पैसा होता है तो आप कोई बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ा सा घर बना लेते हैं और पैसा खर्च हो जाता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास पैसा नहीं रहता। सरकारी नौकरी, बड़े बड़े अफसर भी हमने देखे। हमने उस स्वाभिमान को कहां से पाया? मेरे माता जी है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उसमें पढ़ाई होती नहीं थी, आजादी से पहले की है, पांचवी पढ़े हुए, पर अनुभवी है। और अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो जब भी हम जाते थे तो वो अपनी यहां से एक जेब होती थी, वहां से निकाल के हमें 500 रुपया दे देते थे। तो मैं पूछता था कि आपके पास? कहते मुझे आपके पिता द्वारा छोड़ी हुई पेंशन लगी। तो वो स्वाभिमान की बात थी। तो मैंने सोचा यार, जब मेरी मदर अपने बच्चों पर निर्भर नहीं है, अपने बेटे पर निर्भर हो सकती है, बेटियों पर निर्भर हो सकती है, वो अपने पास अपना पैसा रखती है, तो हम अपने उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, हर सड़क पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का नाम लिखा है, हर बिल्डिंग पर हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का नाम लिखा है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन में क्यों ना आए? मुख्यमंत्री बनने के बाद कई प्रकार के चर्चाएं होती रही कि पहली कैबिनेट में हमने कहा था, हम पर आरोप लगते रहे। मैंने पूरी तरह से समझा, पाया कि नहीं, कई अड़चने डालते हैं। आपको पता है अधिकारी कैसे होते हैं, नीचे से अड़चन होती है, पैसा ही नहीं है, ये नहीं आएंगे, हम तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो हमने भी तो पढ़ाई की है, अनुभव किया है, तो हमने भी अपना फार्मूला दिया और अंत में उस फार्मूले में हमें सफलता मिली। जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनका दायित्व होता है कि पैसा कैसे करें। इतना कर्जा ले लिया आपने 75,000 करोड़ का, सरकारी कर्मचारियों के आपके 5,000 करोड़ के एरियर तक नहीं दिए। हमारी कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन करती है। तो उस दृष्टि से कि ये हम इनको मॉनिटरिंग बेनिफिट नहीं दे रहे, आपको स्वाभिमान दे रहे हैं, आपकी सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण से कल हम कैबिनेट में ये बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। जब अधिकारी ने कहा कि 8,000 करोड़ केंद्र सरकार के पास फंसा है, आप कैसे करोगे? मैंने कहा कि आप आगे 8,000 जाने दीजिए, आप आगे का रोकिए, पिछला रोक दीजिए। कहा कि फिर हमें साधन बनाने पड़ेंगे। मैं फैसला नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पेंशन देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बोलना नहीं चाहता, 900 संस्थान खोले, अगर हम वो खोल देते पूरा प्रदेश की व्यवस्था चरमरा जाती। 900 संस्थान, ऐसे शिक्षा संस्थान नहीं है, सीएससी खोल दी, आपके एक्शन के ऑफिस खोल दिए, उनको चलाने के लिए ही 5,000 करोड़ की जरूरत होती। मैंने बैट भी इन्होंने कम किया, फिर भी जनता ने उन्हें दोबारा वापस नहीं लाया। इसका मतलब है कि हिमाचल की जनता और हिमाचल की मतदाता बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा है।
हमने फैसला किया कि हम 3 रुपए, हमने पता किया उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में डीजल महंगा है और हिमाचल में बहुत सस्ता है। हमने 3 रुपए डीजल के बढ़ाने का फैसला किया। और एकदम आप लोगों से ये मैं कहना चाहता हूं कि कल से आपके पेंशन के ओल्ड पेंशन के पैसों का भी इंतजाम हमने कर दिया। अब जो रिटायर होगा उसको पेंशन मिलेगी और क्या मॉडलिटीज होनी है वो आप लोगों के साथ बैठ के सबको मिलेगी। और जो एरियर है उसके लिए अभी आपका समय लगेगा, तो अभी मैं मानता हूं, लेकिन आप सब चीज जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं आपने हमें 5 साल का मौका दिया। हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि 3-4 साल में आप सब अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। हम अपने लिए नहीं है, हम अपने साधन बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा की राजनीति में विश्वास करते हैं। कड़े फैसले भी होंगे, कर्तव्य का पालन भी होगा, दायित्व भी निभाया जाएगा और आपसे मदद भी मांगी जाएगी। इसलिए सचिवालय मेरा घर है, पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। तो घर वाले जो लोग हैं वो हमें अच्छी इनपुट देंगे तो मेरा मानना है कि हम हिमाचल प्रदेश की अच्छी सेवा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हिमाचल 75,000 करोड़ के कर्ज में, 10 साल बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे मजबूत प्रदेश है। ऐसी नीतियां हम लेके आए हैं। कोई आलोचना करे, हम ये सोचकर कार्य नहीं कर रहे हैं कि हमने राजनीति को अपना सेवा का माध्यम न मानकर और दूसरा माध्यम मानना है। हम ये सोचकर कार्य कर रहे हैं कि हिमाचल के 77 लाख लोगों की हर एक परिवार में जो बच्चा है उसकी भी कैसी सेवा की जाए और परिवार में सबको सुरक्षा का भाव हो। हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत सुंदर प्रदेश है। मैंने कई जगह गया हूं, कई यात्राएं की है, विदेश यात्राएं की है। मुझे संगठन के अध्यक्ष के तौर पर बड़ी बड़ी जगह जाने का मौका मिला और जब भी मैं हिमाचल प्रदेश में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि हमें अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस करना चाहते हैं, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन करना चाहते हैं। हम ईमानदार शासन और जानदार प्रशासन चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने एनएचए वालों से पूछा, शिमला मटोर में छोटी छोटी चीजों से आपके काम रुके, छोटे छोटे 3-3 साल से। अगर हम इन रोडों को ही कम, शिमला से धर्मशाला ही हम डिस्टेंस शॉर्टर कर जाए तो आपका 500-700 रुपए का तो पेट्रोल ही बच जाएगा। ये छोटी छोटी जो कार्य आर्थिक प्रणाली पिछली 5 साल में रही है उसको थोड़ा तीव्र गति प्रदान करने की जरूरत है, जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। हम फैसले लेंगे, जा रहे हैं यहां जा रहे हैं वो सब लोग यहां के पड़े। 5 इंडस्ट्रीज में हम ओपन पॉलिसी लाने जा रहे हैं और आने वाले समय में हम इन्वेस्टमेंट में पर नहीं विश्वास करते, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि प्रदेश में कम से कम इन्वेस्टमेंट आए और हमारे लोगों को वो पैसा मिले। जो पैसा हमारे पास आएगा वो आपका पैसा है, हम आपके पैसे को आप में ही बांटते हैं। तो इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मेरा राजनीतिक जीवन इस सचिवालय के कुसुमटी स्कूल से शुरू होकर, ब्रोकर से शुरू होकर आज इस सचिवालय के में द्वारा पहुंचा है, जैसे आप गोविंदर जी बोल रहे थे। और बड़े साधारण परिवार से हम लोग आए हैं, चाहे अनुज जी आए, मेहनत करके आए, अवस्थी जी आए, सुरेश जी आए। सुरेश जी ने पीएचडी की, 35 साल से हमारे साथ यूनिवर्सिटी में थे। इनको भी चौथी बार मौका मिला भगवान ने कि इनकी भी इस बार पेंशन लगा दी। 35 साल से ये कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, चौथी बार टिकट मिला, चौथी बार इनको टिकट दिलाया हमने। और पीएचडी की इन्होंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में की। और आपको मैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक और चीज बता दूं, चाहे बीजेपी के विधायक है चाहे कांग्रेस के, सब बहुत पढ़े लिखे विधायक हिमाचल प्रदेश में आते हैं।
तो ये अच्छी परंपरा है। आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, मैं थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप सचिवालय का कोई भी अधिकारी सीधा मिल सकता है, किसी को कोई परेशानी, अपने गांव की समस्या से भी संबंधित सीधा मिल सकता है। आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, मिल लेना, पर कार्य हो जाएगा आपका। किसी भी प्रकार से आना। आप मेरी बात सुन रहे थे, इस आशा के साथ मेरे घर के आप सदस्य हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिस तरह से आपके मन में सेवा भाव की भावना है और जिस कर्मठता के साथ आप काम करना चाहते हैं, पूरे सचिवालय के कर्मचारी साथी जो आपकी बातें सुनकर जो है गदगद हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि इसके उपरांत थोड़ा सा मिष्ठान का प्रबंध किया गया है, तो सभी थोड़ा मिष्ठान लेते हुए फिर अपने अपने कार्य में जाएं। धन्यवाद। मिष्ठान के